हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एलवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए हमारा क्या बोलते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तक हमने क्या करा था, वो जो नोट्स वाले में मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी की हमारी लास्ट चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करूंगी मैं कि एक पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का और लेके सारे क्वेश्चंस जितने भी होते हैं और प्रीवियस और कुछ नए नए क्वेश्चंस है वो लेके क्वेश्चन बैंक वाला करा दूंगी। ठीक है, चलो सो आज स्टार्ट करते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन। बोला जा रहा है कि न्यूरल सिस्टम जो हमारा होता है, ब्रेन का जो ब्रेन सिस्टम होता है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन है। मतलब जितने ऑर्गन्स है उसमें स्टेप वाइज होंगे कि अगर मतलब जो पहले है, जैसे हमने पढ़ा कि जैसे कोई बॉडी पे आपका क्या है कि सेंस होती है, जैसे कि आपको कहीं चोट लगती है, चोट लगने के बाद वो क्या आता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है आपका सीएनएस में। फिर सीएनएस से क्या हो जाएगी, वहां पे मैसेज मिलेगा कि हाँ भाई चोट लगी, तो उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन की इसको क्या करना है फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर इन केस क्या बोला कि अभी हमको क्या करना चाहिए इसके लिए। तो क्या करेगा कि हमारा सीएनएस उसके अकॉर्डिंग क्या हार्मोन्स रिलीज करेगी, उसके अकॉर्डिंग एफ्रेन न्यूरॉन्स क्या करेगी, वापस बैक फायर कि हाँ यार चोट लगी तो इसको जल्दी से ठीक करवाओ। या फिर किसी से आग पे, किसी चीज पे जलने की, किसी चीज पे आपका उंगली डल जाता है तो वो ब्रेन में आपको हिंट करेगा कि ये हटाना है हमें। ये होता है, वो स्टेप वाइज प्रोसेस चलती है। ठीक है, पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर बीच में का एक भी स्टेप स्किप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अब प्रोसेस खत्म होने का मतलब क्या आने का मतलब, वो कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है, वो कनेक्शन जो होता है ना दोनों के बीच में बना हुआ हमारे, तो दोनों के बीच में बना हुआ हमारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो वही बोला जाएगा। अब उसके बाद न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। न्यूरल कोऑर्डिनेशन हमारा क्या होता है, फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होती है। कहने का मतलब है जो ये न्यूरॉन्स हमारी वो बहुत फास्ट काम करती है, वो तो पता ही आपको। न्यूरॉन्स इतनी फास्ट, क्योंकि अगर वो फास्ट काम नहीं करेगी तो हमारा तो क्या हो जाएगा कि मतलब इतना जल्दी कि न्यूरॉन्स अगर फास्ट काम नहीं करे तो कोई भी काम कर रहे हो इतना स्लो स्लो करोगे कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, वो टाइमर तो चला जाएगा। तो वही बोला जाए न्यूरॉन बहुत फास्ट काम करता है हमारा, और वो शॉर्ट लिव्ड होती है। मतलब शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है कि एक स्टेप्स में, जैसे कि आपको यहाँ पे आग पे चोट, मतलब आग किसी भी चीज पे, गर्म चीज पे हाथ गया तो वो झट से आपको पता चल जाता है कि गर्म है, तो आप झट से हटा देते हो, टाइम भी नहीं लगता, सेकंड्स भी नहीं लगते वो। तो वही बोला जा रहा है वो बहुत फास्ट है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है कि वो जो आपका सेंसरी न्यूरॉन से लेकर एफरेन न्यूरॉन तक दोनों के बीच में जो गई, तो वो जाने का जो बोला जा रहा है तो वो इतना फास्ट होता है कि वो दोनों के बीच में इतना फास्ट होता है कि वो मतलब जल्दी से गया। लेकिन अगर बीच में कनेक्शन शॉर्ट लिव्ड है कि अगर उस दोनों के बीच में आपका न्यूरॉन काम नहीं करेगा तो फिर ब्रेक हो जाएगी, वो दोनों की सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगी। बहुत कम देर के लिए वो सीक्वेंस होती है, मतलब वो आपको आग पे आपका हाथ गया तो मैसेज जो आपको हिंट करेगी वो बहुत कम देर के लिए करेगी। उतने के अंदर आप कर रहे हो, आपका ब्रेन सेंस काम कर रहा है तो कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं किए तो आगे आपको मतलब वो जो होता है ना, थोड़े से जो मेंटली डिसेबल लोग होते हैं तो उनका वही क्या हो जाएगा, ये फास्ट तो काम करता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन फास्ट काम नहीं करता है। मतलब आते टाइम तो इसीलिए क्या होता है, हाँ, या फिर कॉन्शियस देखना कि कभी आग पे कोई दिमाग कहीं और, आप किसी चीज पे आपको जल रहा है, जैसे कि आग वाग लग जाती है तो जलता है, आप कहीं डिप्रेस्ड हो या आदमी किसी और चीज को सोचता रहता है तो उसके चक्कर में जलता रहता है, उसको फील ही नहीं होती कि भाई आग जल रही है, तो दूसरा आदमी ध्यान दिलाता है। तो वो सब होता है कि उस टाइम उसका वो तो फास्ट तो चल ही रहा था लेकिन दिमाग उसका क्या था, काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसका क्या ब्रेक हो गई दोनों के बीच में चैनल की, उसको आग में जल रहे उसके कपड़े तो उसको भागना था वहां से, मतलब उतना तक का सीक्वेंस के बीच में क्या कर दिया, उसका कट गया। वो कुछ और सोच रहा था, वो टेंशन में था, इसमें ब्रेन पे क्या बोलता है उसका दूसरा हार्मोन, जो टेंशन वाले हार्मोन थे वो उस पर हावी हो गए थे। ठीक है, समझे। अब देखो न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करता है एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। बोला जा रहा है कि हमारा न्यूरॉन्स, ब्रेन का जो फंक्शन और इन द हॉर्मोन्स का जो फंक्शन है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सोच भी सकते हो कि ब्रेन और मतलब हमारा हॉर्मोन्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो जब भी, जैसे कि कोई सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो कि अगर मतलब आप चल रहे हो सामने, इमेजिन कर लो कि आपके सामने स्नेक आ गई, तो अचानक से आप देखोगे स्नेक आ जाए तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। झट से बैक होते हो, बैक होने के साथ साथ आपकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है क्योंकि आप डर जाते हो। तो डर जाते हो, ब्रेन आपका क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज करता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फाइट एंड फ्लाइट वाली जो हार्मोन्स है तो वही रिलीज करता है। वो डर जाते हैं तो जल्दी से बॉडी में इतनी रिलीज होती है कि हार्ट बीट आपकी उसकी वजह से तेज हो जाती है। समझे, यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलो ये नोट कीजिए, फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए चलो अब देखो, अब हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरा में पढ़ना है हमें हार्मोन्स। मतलब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स
एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ऑर्गन दैट रिलीज हार्मोन्स, जो ऑर्गन वो ऑर्गन जो हमारे हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी में, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये डक्ट, इसमें कोई डक्ट नहीं होता, डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है। ये लैक करते हैं डक्ट, हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस बोलते हैं मतलब ये क्या होगी ना, हार्मोन्स को रिलीज करेगी, हार्मोन्स डायरेक्टली ये पूरा ब्लड में रिलीज करेगा। जैसे डक्ट के ब्लड हमारी जाती है तो वो डक्ट के थ्रू जाती है ना, और ये क्या इसमें डक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट ये मतलब जैसे कि है ना, कल चला दो पानी नीचे फैल जाता है पूरा, और फिर जहाँ जिसको जाना है ऐसे जैसे जैसे उसको मतलब लाइन से खींच दो वैसे वैसे वो गड्ढा कर दो वैसे वैसे पानी चली जाएगी। तो वैसा ही हार्मोन हुई रिलीज हुई, या फिर जहाँ जिसको रिक्वायरमेंट है वो फैल जाता है बस। अब इसके देन सिक्रीशन, इसके सिक्रीशन को हम बोलते हैं हार्मोन्स। ये जो सिक्रीट करता है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स क्या है? इसका दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है ये हमारा कि ये होता है केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड आर रिलीज इनटू द ब्लड इनटू द ब्लड लिखा है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एंड ट्रांसमिटेड टू द डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। अब जहाँ जिस मतलब जिस टारगेट ऑर्गन मतलब जिस ऑर्गन में कोई रिक्वायरमेंट है उस हार्मोन्स की, उस हार्मोन्स में ये क्या डायरेक्टली उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली पोर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रिलीज इनटू द ब्लड डायरेक्टली हुआ। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं डायरेक्टली लिखा डायरेक्टली, ठीक है। ये लिख सकते हो डायरेक्टली है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है। ये पहला है। एक और है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ओ एंड हार्मोन्स का डेफिनेशन, वो डेफिनेशन भी लर्न करना जरूरी है। सो यहाँ पे ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड वाला डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि हमारा ये है, सेकंड डेफिनेशन है हार्मोन्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन्स जो होती है नॉन न्यूट्रिएंट होती है, केमिकल विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। देखो बोला जा रहा है नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया कि जो आपको कैलोरी मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराएगी। मीन्स ये इसका क्या होता है कि क्या हार्मोन्स का काम होता है बूस्टर स्टिमुलेटर के जैसे काम करता है। अगर आपको इसको इंजाइम्स वगैरह में जो कैटलिस्ट डालते हैं ना कि आपको फंक्शन को बढ़ा देने का काम, तो वही करता है। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती है हमें। नॉर्मल सी ये सब्सटेंस है जो अनेबल टू मॉड्यूलेट कैलोरी फॉर मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे फंक्शन करने के लिए हमें कोई बेसिक बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती है। ये नॉर्मली स्टिमुलेटर के जैसे काम करता है। हार्मोन्स हमें एनर्जी नहीं, वो किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करने का काम करता है बेसिकली। बस यही याद रखो, ठीक है। इसका नॉन न्यूट्रिएंट का यही मतलब है। यहाँ पे नॉन न्यूट्रिएंट था तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला मैंने समझा दिया। अब ये केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, देखो लिखा भी हुआ है। इंटरसेलुलर का मतलब क्या हुआ? इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, ठीक है। बिटवीन इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में मैसेंजर मतलब मैसेज पहुंचाने का काम क्या करता है? हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है। बिटवीन ये है, और सेलुलर का मतलब सेल, तो बिटवीन टू सेल्स, टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में क्या करेगा? ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। मैसेंजर है ये बेसिकली, वही स्टिमुलेटर कैटलिस्ट का काम ये मैसेंजर मैसेज पहुंचाएगा। एंड आर प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट, ये बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसकी जैसा नहीं हाई अमाउंट में रिलीज हो जाएगी, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है। समझ आ गया? सेकंड वाला डेफिनेशन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ज्यादा मतलब इसको ज्यादा अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ गए? अब देखो ये सब समझ गए। अरे एक एग्जांपल है, नोट्स करके लिख लीजिए कि इंडोक्राइन सिस्टम फॉर्मेशन। इंडोक्राइन सिस्टम का जब फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तो वो कैसे हुआ कि आप जैसे ये हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, सेल से टिश्यू बनी, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरा हम बन गया पूरा। तो वही है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हुई कि हाइड्रा में बहुत कम थी, उससे बड़ा इनवर्टिब्रेट्स में बहुत कम, फिर वर्टिब्रेट्स में, तो वैसा ही इंडोक्राइन सिस्टम के साथ भी हुआ। और इंडोक्राइन सिस्टम भी क्या हुआ? ये हुई कि इंडोक्राइन सिस्टम फॉर्मेशन हुआ अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एंड बॉडी मेटाबॉलिक फंक्शन। देखो ये लाइन लिखी हुई है मैंने, बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि जैसे जिसका जितना बड़ा स्ट्रक्चर है बॉडी का, ब्रेन भी उसको उतना चाहिए, उनको कैपेसिटी भी उतनी चाहिए, और उनको उतना हार्मोनल बैलेंस भी उसके बॉडी में उसी के अकॉर्डिंग होगी। कि छोटे छोटे जानवर थे तो सारा फंक्शन एक ही मतलब में कर लेते थे, उन्हें एक्स्ट्रा किसी चीज की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, वो छोटे छोटे मतलब कीड़े मकोड़े जैसे ही थे। और फिर उसके बारे बड़े मतलब वो इनवर्टिब्रेट्स का बात करें कि बहुत छोटे थे, तो उनका सारा फंक्शन एक ही में हो रहा था, उनका ब्रेन भी डेवलप नहीं थी, तो उसको उतना हार्मोन्स की जरूरत भी नहीं है।
हैं। अब धीरे धीरे अभी हम तो एक्सट्रीम लेवल पे हो गए ना उन सब के रिस्पेक्ट में। हमारे के अंदर क्या है, हमें हर चीज के लिए हार्मोनल बैलेंस होती है। हमारा क्या है, सोचने का हार्मोन्स अलग है, फीलिंग्स के हार्मोन्स अलग है, डरते हैं तो हार्मोन्स अलग रिलीज होता है, सोते हैं तो हार्मोन्स अलग रिलीज होता है, फिर जगते हैं तो उसके स्टिमुलेटर एंटीऑक्सीडेंट या फिर उसके अगेंस्ट वाले हार्मोन्स अलग रिलीज होते हैं। तो हमारे लिए तो हम तो क्रिएशन ही अलग है, ह्यूमन बींग्स तो अलग ही क्रिएशन हो गई। लेकिन जैसे इन्वर्टेड वही है कि धीरे धीरे जैसे डेवलप हुई होंगी तो उसके अकॉर्डिंग उसके सेंस ऑर्गन डेवलप हुए होंगे, ब्रेन्स डेवलप हुई होंगी तो उसके अकॉर्डिंग उसके हार्मोन्स भी डेवलप हुए होंगे, उसकी मेटाबॉलिक फंक्शंस इंक्रीज हुई, उनका स्ट्रक्चर बॉडी में बढ़ गया, तो सब कुछ बढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या हुई, हार्मोन्स भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, इसी में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि इनवर्टिब्रेट्स में बहुत कम लेवल पे हार्मोन्स रिलीज होते थे, बहुत कम, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम ज्यादा डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से क्या उसमें बहुत कम लेवल पे हार्मोन्स रिलीज होते थे। फिर धीरे धीरे वो एंडोक्राइन मतलब इनवर्टिब्रेट से हम लोग वर्टिब्रेट में आए तो वर्टिब्रेट में ज्यादा, तो वही सेम है कि जैसे इनवर्टिब्रेट में कम था, फंक्शंस उसके ज्यादा नहीं थे तो उसमें कम रिलीज होती थी, उसमें एंडोक्राइन हार्मोन्स भी कम थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कम थे और उसके हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट ही बेसिकली कम थी। अब इसके बाद जैसे वर्टिब्रेट्स में बढ़े तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई ज्यादा, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बढ़ गया ज्यादा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बढ़ गया ज्यादा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, फंक्शंस ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होंगे। क्योंकि वही है, जैसे हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड देखते हैं तो थायराइड ग्लैंड को ही मॉडिफाई करके पैराथायरॉयड बना हुआ है, क्योंकि हमें थायराइड ग्लैंड से लेके पैराथायरॉयड वाले हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में बनी, तो हार्मोन्स आगे जाके मतलब स्टिमुलेट हुआ और ग्लैंड बनी और अलग से हार्मोन रिलीज हुआ। तो वही है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग बॉडी में भी चेंजेस होते रहे और वैसी है, इसी को तो इवोल्यूशन बोलते हैं। समझिए, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, तो अब हो गया, अब हमें सारे ग्लैंड्स पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सारे ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ आ गई होगी। चलिए, यहाँ तक सारे समझ आ गए। चलिए नोट कर लो, चलो प्लीज नोट। चलिए ठीक है, सो देखो हो गई हमारी। अब हमें पढ़ना क्या है, अब हमें पढ़ना बेसिकली क्या कहते हैं इसका, जो हमारा जो हार्मोन्स, मतलब कौन कौन से इसमें ग्लैंड्स है, कौन कौन से हार्मोन्स है वो पढ़ना है। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर फर्स्ट पेज तुमने एनसीईआरटी देख ली, उसके आगे में पढ़ना है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज एंड सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बोला जा रहा है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है या फिर जो इंडोक्राइन हार्मोन्स हमारे रिलीज करता है वो हमारे मतलब वो होता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, सो ये ध्यान से देखो। ये मैंने ऊपर से मतलब जो हेड टू टो हमारे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स मतलब जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 मैंने नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में आपका अगर देखा जाए तो अलग अलग करके दिया हुआ है, वो सेम नहीं दिया हुआ, ये बॉडी के पोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं दी हुई, तो मैंने बॉडी के पोजिशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सबसे ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे आपकी होती है पीनियल, जैसे कि ये हो गई हाइपोथैलेमस। इधर से कट करके भी नहीं दिखेगा आपको, मतलब यहाँ पर हमारी जो ब्रेन होती है ना, ये वाली ब्रेन वाली पोर्शन अगर आप ले लो बस, तो ब्रेन वाली पोर्शन तो ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पीनियल और उसके नीचे जो होती है पिट्यूटरी होती है। ठीक है, तो यही है, ये आपकी हाइपोथैलेमस हुई, उसके बाद पीनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हुई। ठीक है, फिर पिट्यूटरी के बाद ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड और पैराथायराइड, ये दोनों हमारी क्या होती है, थायराइड ग्लैंड के पास होती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गई। अब उसके बाद थाइमस जो होता है आपका लंग्स, दोनों का जो लंग जहाँ से आपका दोनों लंग्स निकलता है, तो वहाँ पे आपका थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, वहाँ पे पोजीशन, उसका पोजीशन मैं एक एक करके जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं पोजीशन बताऊंगी आपको, लेकिन अभी क्या है कि मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ ना, तो बता रही हूँ। फिर पैनक्रियाज तो आपको पता ही है, पैनक्रियाज तो आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पूरा क्लियर पढ़ा होगी, पैनक्रियाज कहाँ है हमारा, लीवर के नीचे। और फिर उसके बाद क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड, और उसके बाद ओवरी एंड टेस्टिस। एड्रिनल ग्लैंड किस पे होता है, ये हमारे किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। और फिर ओवरी एंड टेस्टिस, ये दोनों ग्लैंड्स होती है हमारी गोनाडल ग्लैंड होती है, तो ये गोनाडल है, ये हो जाएगा यहाँ पे फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल, ये दोनों गोनाड्स हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए ले लेंगे। जो ओवरी है, ओवरी हो जाएगी हमारी किसमें, ओवरी हो जाएगी बेसिकली हमारी, ओवरी फीमेल में हो जाएगी और टेस्टिस हमारा मेल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ तक आपको होप समझ आ गया होगा। चलिए, ये मैंने नंबरिंग के दिया था, आपको ये भी समझ आ गया। अब हमें एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, सो नोट कर लो इसको पहले, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, सो अब देखो, अब हमें पढ़ना है पहला ग्लैंड हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को हम दूसरा नाम देते हैं
मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, देख रहे हो, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, ये तो मतलब बहुत दिनों से हम पढ़ते हैं ना कि मास्टर ग्लैंड किसको पढ़ते हैं, मास्टर ग्लैंड का मतलब पिट्यूटरी हो गया। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है, समझ रहे हो, ये प्रिंसिपल हुआ कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड का मतलब गुरु, मास्टर का भी गुरु। तो हाइपोथैलेमस मतलब पिट्यूटरी का जितना भी फंक्शंस होंगे वो ज्यादा सारा फंक्शन क्या होगा, हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करेगी, इसीलिए मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड पढ़ा जाता है। इसके लिए हमें पढ़ना पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा, पिट्यूटरी है सॉरी हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना। हाइपोथैलेमस इज द बसल पार्ट ऑफ डायंसिफेलॉन। हमने पढ़ा था डायंसिफेलॉन, जो हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था फोर ब्रेन का नाम डायंसिफेलॉन। तो उसका बसल पार्ट जैसे तीन होता है ना इसमें, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो ये क्या होता है, थैलेमस के नीचे होता है, ईपी का मतलब ऊपर और थैलेमस बीच में, हाइपोथैलेमस सबसे नीचे। तो ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस ये लोकेटेड होता है, इसका लोकेशन है बेसिकली, कि लोकेशन याद रखना चाहिए। हाँ, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बाहर से बनाया मैंने, बट याद रख लो क्या होता है, ये वाला ऊपर वाला दिया हुआ है कि ये हाइपोथैलेमस का बसल पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस है जो डायंसिफेलॉन का बसल पार्ट है, और उसके ऊपर क्या ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है बिलो द थैलेमस, थैलेमस के नीचे, ठीक है, बिलो द थैलेमस एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। थैलेमस के नीचे होता है लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। अभी मैंने बताया सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस होती है, उसके बाद पीनियल ग्लैंड होती है, फिर पिट्यूटरी होती है। लेकिन पीनियल ग्लैंड, हाँ ये हो गई, अभी जैसे ये ब्रेन हो गई हमारी, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस होगी, तो यहाँ पे पीनियल होता है, यहाँ पे पिट्यूटरी होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिलो द अबव द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के ऊपर इसलिए लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही है, तो ये पिट्यूटरी के ऊपर होता है और थैलेमस के नीचे होता है, इसका लोकेशन। दूसरा, इट रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। बॉडी के जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं उसका जितना भी ज्यादा फंक्शंस है उसमें आधा से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा कौन रेगुलेट करता है, उसके सारे कंट्रोल, मतलब उसका कंट्रोल मेंटेनेंस सारा किस पे है, हाइपोथैलेमस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इसीलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा जितने भी ज्यादा फंक्शंस होते हैं सब उसमें से आधे से ज्यादा फंक्शंस को ये कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है। कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ये बहुत सारे एक साथ, मतलब एक साथ बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं। न्यूरो का मतलब नर्व, सेक्रेटरी मतलब सिक्रीशन, नर्व की सिक्रेशन मीन्स हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स के सिक्रेशन को यही, इसी को जिसको न्यूक्लियाई बोला जाता है, वो जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, लिखा हुआ है देखो, विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो नर्व हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई बोलते हैं। और वो न्यूक्लियाई जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये हाइपोथैलेमस में ही कंट्रोल करके रखता है, वही कंटेंट का हाइपोथैलेमस में ही पाए जाते हैं, समझ गए। सो यहाँ तक हाइपोथैलेमस आपको समझ आ रही। चलिए, एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से ली गई है और उस कुछ मैंने खुद मिक्स किए, बट वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी आगे जाके, इसीलिए एक एक लाइन को मैं क्लियर करके एक एक वर्ड क्लियर करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नोट कर लो, चलो देखिए फिर, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में हमें मास्टर और मास्टर ग्लैंड यहाँ से वहां तो पढ़ लिया था, उसके बाद दिस ग्लैंड रेगुलेट, ये ग्लैंड है जो रेगुलेट करता है द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये सिंथेसिस और सिक्रीशन मतलब होता है पिट्यूटरी हार्मोन के, उस दोनों को रेगुलेट करती है। क्योंकि ये हमने क्या पढ़ा था कि हमारा पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन क्या होता है, मास्टर ग्लैंड। और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, इसका क्या मतलब हो गया कि मास्टर का भी, मास्टर मतलब प्रिंसिपल हो गया एक तरीके से। तो ये जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रेगुलेट होंगी वो सारे का सारा का कंट्रोल यही करता है। वो लिखा हुआ है कि जितना भी सिंथेसिस हो या सिक्रीशन हो, बनना या उससे निकलना, वो दोनों होती है। कि बहुत सारे पिट्यूटरी हार्मोन होंगे जो निकलेंगे यहाँ से, बनेंगे कहीं और से, वो भी डिपेंड करता है मतलब हाइपोथैलेमस पे ही। और सिक्रीशन फॉर्मेशन भी मतलब सिंथेसिस भी इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसमें दो तरीके का हार्मोन होता है बेसिकली हाइपोथैलेमस का, एक होता है जो रिलीज होती है, दो तरीके का हार्मोन्स रिलीज होती है हाइपोथैलेमस से। पहला होता है जो रिलीज होती है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है, जो स्टिमुलेट करने का, जो फंक्शंस को स्टिमुलेट करेंगे। और दूसरा होती है इनहिबिट, फंक्शंस को इनहिबिट करेंगे, समझ गए। देखो, रिलीज हार्मोन स्टिमुलेट करता है द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन को स्टिमुलेट करने का मतलब उसको और ज्यादा, जैसे जितना रिलीज हो रहा है उससे और रिलीज होने की जरूरत पड़ेगी। तो वो भी ये वाली है। और इसका जो अगर बहुत सारा रिलीज हो गया तो उसको कम भी तो करना पड़ेगा, तो ये उसका है इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए। एग्जाम्पल में एक लिख दिया मैंने, जीएनआरएच जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, और सोमेटोस्टेटिन जो आपका इनहिबिटिंग हार्मोन होगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नोट कर लो, देखो, ठीक है, यही देखो,
GnRH जो हमने पढ़ा था, जो हमारा स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और सोमेटोस्टेटिन क्या है हमारा, इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो ये क्या करता है GnRH, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस। पिट्यूटरी के सिंथेसिस से क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन मतलब गोनाड्स वाले हार्मोन, जितने भी गोनाड्स के हार्मोन है वो रिलीज करेगा। दूसरा है सोमेटोस्टेटिन, ये इनहिबिट करता है इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगी तो उसको क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो राक्षस लोग पैदा हो जाएंगे। गिंगेटिज्म होता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे लिलीपुट वाला कहानी है ना, जजंत्रम मंत्रम, उसमें देखते हो तो वो आदमी है लेकिन उतना ही बड़ा बड़ा आदमी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसीलिए इसको इनहिबिट कर देता है। चलिए समझ गए। चलो अब ये लिख लिया यहाँ तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बेसिकली कि अब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी का कैसे अब निकलना, रिलीज होना, इनहिबिट होना तो समझ गया, लेकिन दोनों में कैसे रिलेशन होगी, कैसे एडजस्ट हुआ होगा, उसी के अकॉर्डिंग तो जो है ही ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें समझ आएगा। तो अब देखो कि इसके बाद हमें देखना है कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी कैसे अटैच्ड होती है, ठीक है। चलो तो ये वाला लिख लो इसको। चलो देखिए, ठीक है। देखो हार्मोन्स है, हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पासेस, वो जो लैंग्वेज जो मैंने बोला है कि जो हार्मोन रिलीज होएगी वो हाइपोथैलेमस में, तो वो पास करेगी एक एक्सॉन से, और वो एक्सॉन तो कहाँ तक जाएगी, वो एक्सॉन के टर्मिनल तक जाएगी, एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगी। नर्व एंडिंग के टर्मिनल का मतलब क्या होता है, साइनेप्स नोड जो बनाती है वहाँ तक जाएगी। फिर वहाँ से क्या करेगी, पास करेगा यहाँ के बाद वहाँ से एक चैनल आ जाएगा, पिट्यूटरी स्टार्ट हो जाएगी, तो पिट्यूटरी पे जाएगी। अब बेसिकली जो होती है, जो हार्मोन से डायरेक्ट पिट्यूटरी हार्मोन्स में, पिट्यूटरी के दो होते हैं ना, एक होता है एंटेरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो एंटेरियर पिट्यूटरी में जो होता है तो वो इस पूरा का पूरा प्रोसेस से जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मतलब पहले जाएगी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जाएगी पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी के कौन से पोर्शन में जाएगी, ये पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ये पूरा पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ये देखो पोर्टल सिस्टम के थ्रू पूरा का पूरा एंटेरियर पिट्यूटरी का जितना भी फंक्शंस होगा वो सारे पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाएंगे। लेकिन पोस्टेरियर पिट्यूटरी में क्या होगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी का डायरेक्ट सीधे के सीधे ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक, हाँ 1 मिनट रुक जाए, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए होंगे, मैं दिखा देती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो ये वाली जो हमारी पोर्शन है इस साइड, ये वाली आपको एंटेरियर पोर्शन दिख रही है, ये वाली आपको पोस्टेरियर पोर्शन दिख रही है। तो एंटेरियर पोर्शन का देख रहे हो, ये हमारी हाइपोथैलेमस दिख रही है आपको, हाँ देखो ये हाइपोथैलेमस का पोर्शन है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, जो न्यूरॉन्स यहाँ पे हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, हाँ ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है। तो देखो यहाँ पे क्या है ये कि इसका जो फंक्शंस है ये यहाँ से क्रॉस करके एंटेरियर पिट्यूटरी में जा रही है, देख रहे हो, एक पूरा का पूरा आपको पोर्टल सिस्टम, इसी को पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ये वाली जो है ये देखो पोर्टल सर्कुलेशन दिखा रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन जो है, तो ये पोर्टल सर्कुलेशन किस में जा रही है, एंटेरियर वाले में जा रही है, दिख रहा है आपको, देखो हाँ दिख रहा होगा आपको, हाँ कि ये पोर्टल सर्कुलेशन वाला जो है आपको पोर्टल सर्कुलेशन एंटेरियर पिट्यूटरी में जा रही है। बट ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी तो खाली है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से डायरेक्ट कनेक्शन, देखो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसमें कोई पोर्टल सर्कुलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही मैंने लिखवाया है कि जब आप एंटेरियर पिट्यूटरी में होता है तो एक पोर्टल सर्कुलेशन बना के, सर्कुलेटरी सिस्टम बना के पूरा का पूरा उसका हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है। अब पोस्टेरियर पिट्यूटरी का क्या होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, समझ गए। चलो यही है जो आपका फिगर बना हुआ था, उसी फिगर को बना लो, या फिर नहीं भी बनाओ तो चलेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, और इसको नोट कर लो। हम उतना फिगर ड्राइंग करने में उतना टाइम नहीं ये करेंगे कि हाँ 11th-12th के लिए भी है, बट अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, तो बस फिगर को मैं समझा दूंगी एनसीईआरटी में ही। जैसे कि अभी मैंने हार्ट का फिगर बनाया था, नहीं उतना पूरा डिटेल फिगर नहीं बनाया मैंने, इसमें ही समझा दी कि हर जगह हार्ट का फिगर बेसिकली सेम ही है। अब उसका इतना हार्ट का फिगर बनाने के लिए बोर्ड में पूछता है, तब बोर्ड के लेवल पे आपको फिगर बनाने, ड्राइंग कराने का भी एक बार एक क्लास ले लूंगी कि आप उसको प्रैक्टिस की चीज़ है फिगर, मैं फिगर को समझा तो देती हूँ। जैसे कि मैंने हार्ट का बताया था, पूरा चैम्बर में कैसे ब्लड रेगुलेशन होती है, कि ये आपकी फर्स्ट वाली एंडोगो हुई, आपको बड़ी वाली को मैंने बताया था कि ऑरिकल आर्टरीज एंड वेन, ये आपकी ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल है। तो ऑरिकल वेंट्रिकल मैंने पूरा उसके लेयर वगैरह सारी क्लियर कर दिए थे, बट मैंने उसका जो फिगर है पूरा हार्ड वाला वो फिगर बना के नहीं दिया था, मैं उतना फिगर पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो ये वाला लैंग्वेज ध्यान बेसिकली समझ आना चाहिए, और लैंग्वेज मैं समझा भी दूंगी अच्छे से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एनसीईआरटी का फिगर दिखा के मैं भी समझा दूंगी, समझ गए। चलिए तो ये नोट कर लीजिए, चलो नोट कर लो, प्लीज नोट। ओके चलो, सो हमारी हाइपोथैलेमस तक कंप्लीट हो गई। हाँ अब हमें पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देखो
हाइपोथैलेमस तक हमने पूरा क्लियर कर लिया था। अब पिट्यूटरी क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से के बाद क्या होती है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस स्टॉक से पिट्यूटरी को अटैच करके रखता है। जैसे एनसीईआरटी में मैंने नोट्स में दिखाया था आपको, देखो वही लिखा है मैंने। देखिए क्या लिखा है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो एक नीचे बोनी कैविटी होती है। ऐसा बस ऐसा नहीं है कि बस लटका हुआ है, लटकने के साथ उसका एक मान लो कि नीचे एक नारियल होती है ना, नारियल, हाँ नारियल जैसा एक कैविटी होगा, उसके अंदर एक पिट्यूटरी, उसका ग्लैंड्स वगैरह तो वो तो बोन्स के बने, वो तो मसल्स के बने होते हैं ना, तो ग्लैंड्स वगैरह मसल्स के बने होते हैं, ऐसे लगे लटके हुए रहेंगे, ठीक है। और ये है एक स्टॉक से लटका हुआ रहता है, तो ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस, मीन्स सीधा नहीं हो रहा है मेरा हाथ, हाँ ऐसे ही देखो, ये हो गई हाइपोथैलेमस, ये हो गई स्टॉक, ये हमारी पिट्यूटरी, और ये इसके नीचे की बोनी कैविटी। इस बोनी कैविटी को हम बोलते हैं सेला टर्सिका, ठीक है। इस वाली बोनी कैविटी को हम सेला टर्सिका बोलते हैं। ये जो हमारा फ्रिंज है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया इसको क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वाली स्टॉक, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस, समझ गए। तो वही है, यहाँ पे देखो कि ये हो गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो लोकेटेड होती है बोनी कैविटी की, बोन्स की बनी होती है, तो उसको हम क्या नाम क्या लिखा मैंने, सेला टर्सिका। वो अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस से बाय ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो इनफंडिबुलम से अटैच्ड होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी देख लो, मैंने दिखाया था कल, मतलब पहले वाले में, अभी कुछ देर पहले दिखाया था मैंने, देखो ये वाली, ये हो गई हमारी ये हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस का ये क्या बोलते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, और उसके हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन्स है, और ये न्यूरॉन्स यहाँ पे देखो, ये हमारी हो गई पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी दोनों के बीच में ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये वाली सी, ये दिख रही है, तो यही है, ये इनफंडिबुलम है, ठीक है। फिर इसके बाद ये एंटेरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी, बताया भी था। एंटेरियर पिट्यूटरी है जो यहाँ पे स्टॉक मतलब हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है, पोस्टेरियर डायरेक्ट होता है कनेक्शन, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा हुआ है, इनफंडिबुलम तक कनेक्ट होती है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलो देखो, ये हो गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो मतलब हमारा है, इसको दो भाग में बांटा गया है, एंटेरियर पोस्टेरियर हमने पढ़ा था, ठीक है। एंटेरियर का दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है, और पोस्टेरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को जैसे एंटेरियर पिट्यूटरी हो गई, ये प्रोड्यूस करती है दो तरीके की, मतलब दो है इसका साइड बेसिकली, एक बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस, एक पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और पोस्टेरियर वाले का जो होता है उसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। जिसमें एंटेरियर में जो पिट्यूटरी में होती है हमारे, एक होती है जो पार्स डिस्टैलिस, उसको ही बेसिकली कॉमनली हम इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, इसलिए मैंने ये एरो दिया है कि अगर पार्स डिस्टैलिस का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, पार्स इंटरमीडिया है मतलब मॉडरेट है, दोनों के बीच के जो होती है ना, जो तीन मिडिल वाला हो गया, एक तो बड़ा, मान लो कि ये तीन हो गई ना, एक और मार ले लेते हैं, ठीक है, तीन, तो ये हो गई, ये आप तीन ऐसे है, तो ये एक हो गई, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, एंड लास्ट वाली जो पोस्टेरियर वाली, क्योंकि अब एंटीरियर के बाद पोस्टेरियर पोर्शन आएगी, तो पोस्टेरियर वाले का है तो पार्स नर्वोसा, तो ये मिडिल वाला है, दोनों के बीच में इंटरमीडिया, इसीलिए वो लिख दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट है दोनों के बीच का। तो ये बेसिकली इसका ज्यादा काम नहीं है, एक ही हार्मोन मतलब ये प्रोड्यूस करता है, वो है MSH, ठीक है। मेलानोसाइट जो होती है ना हमारे बॉडी में, हाँ तो यही है, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन है, बस इसका एक ही काम है, बाकी सबका काम ये इंटीरियर पिट्यूटरी ही करता है। और एक है पार्स, ये दोनों प्रोड्यूस करती है, ये वाली, इसलिए ये मत दिमाग में मत आना, ये है जो प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस लिख दिया है। और ये बस जो है पार्स नर्वोसा, जो इसमें हार्मोन्स होते हैं, दो तरीके का हार्मोन्स होता है, एक होता है एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई रिलीज करती है, मतलब ये रिलीज करती है बेसिकली, और स्टोर और रिलीज करती है, और ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ये भी स्टोर और रिलीज। इसके जो दो हार्मोन्स है, वेसोप्रेसिन या फिर ऑक्सीटोसिन, ये बनता हाइपोथैलेमस पे है, और वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से बन के, ये बस एक चैम्बर है, ठीक है, इसमें अपना कोई फंक्शन नहीं है, ये एक रूम है जिसमें स्टोर करके बेसिकली वो स्टोर है, और वो उसके बाद जब उसको जरूरत पड़ेगी तो बॉडी से वो रिलीज कर देगा, रिलीज हो जाएगा, और रिलीज का भी स्टिमुलस कौन देगा इसको, हाइपोथैलेमस देगी। इसका पूरा जो होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइपोथैलेमस के पास है, ये बस एक भोला वाला बच्चा है जो अपने प्रिंसिपल का ऑर्डर माने जा रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पोर्शन जो भोला वाला है, वो प्रिंसिपल जैसा ऑर्डर करेगा कि भाई तुझे इतना हाइपोथैलेमस में से इतना तुझे मैंने प्रोड्यूस तो कर दिया वेसोप्रेसिन, और तू क्या कर, अब स्टोर करके रख ले, जब जिसको जितना जरूरत पड़ेगी मैं तुझे नॉक करूंगा तो उतना बस निकाल रिलीज करके दे देना, बस इतना ही काम है इसका, और कोई काम नहीं है। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी खुद से बनाता है, ये प्रोड्यूस करता है खुद से हार्मोन्स, ठीक है, जिसमें कुछ है, एक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन बेसिकली, और दूसरा है, दिख रही है, हाँ थायरोट्रॉप है जो TSH वाले हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रॉप है जिसमें दो हार्मोन्स है कॉर्टिकोट्रॉप में, ACTH और MSH, जिसमें MSH है जो बेसिकली पार्स इंटरमीडिया,
ठीक है। ये ACT ये MSH याद कर लीजिएगा, पार्स इंटरमीडिया प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे लिखो प्रोड्यूस, दोनों साथ में ही। ये जो क्या होता है कोर्टिकोट्रॉप लिखा था ना साथ में, इसीलिए MSH भी लिख दिया। ये ACTH जो है ये एंटेरियर ही प्रोड्यूस करेगी और MSH है जो पार्स इंटरमीडिया प्रोड्यूस करेगी। समझ गए यहाँ तक? अभी सबको थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है आगे। ठीक, ये मैंने बस शॉर्ट फॉर्म लिखवा दिया ना, GH क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, SHH क्या होता है, TSH क्या होता है, तो ये सब मैं आप आगे पढ़ाऊंगी। ये बस इतना डिस्क्रिप्शन था। चलो इसको ऐसे ही एज ए चार्ट, ऐसे ही सेम चार्ट या लिख लो, बना लो, तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। चलो ठीक है, नोट कीजिए। चलो देखिए, 2 और छूट गया था, वो 3 तक हो गए। अब है गोनेडोट्रॉप और लैक्टोट्रॉप। गोनेडोट्रॉप क्या मतलब होता है? गोनेडल हार्मोन। गोनेडल हार्मोन कौन कौन सी होती है हमारे? LH और FSH, ये प्रोड्यूस करती है। और लैक्टोट्रॉप मतलब मिल्क प्रोटीन, मिल्क रिलीजिंग प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोलैक्टिन, तो ये वाली। ठीक है, ये दोनों लर्न करना। और फिर मैंने इसको लैंग्वेज में लिख दिया, बोथ हार्मोन सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम हेयर। बोला जा रहा है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बारे में। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि जो ऑक्सीटोसिन थी और वैसोप्रेसिन थी, दोनों के दोनों हार्मोन्स क्या है, यहाँ पे स्टोर होते हैं और यहाँ से रिलीज होती है, बट सिंथेसाइज कहाँ होता है? डायरेक्टली हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको लैंग्वेज वाला है, नोट कर लो। चलो हो गया। फिर अब हम लोग स्टार्ट फिर से दोबारा से एंटेरियर पिट्यूटरी का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें जो जो हार्मोन्स का भी तो मैंने बस नाम लिखवाया, अब इसको डिटेल पढ़ना है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, उसके बाद FSH LH का मतलब क्या फंक्शन है, क्यों कहाँ यूज होता है, तो वो भी तो पढ़ना है ना। तो फिर ये इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। नोट करो। चलिए देखो, कुछ नोट्स हैं, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा, ऑल हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की जितने भी हॉर्मोन्स होती है वो प्रोटीनियस होती है, प्रोटीन की नेचर की प्रोटीन होती है, प्रोटीन नेचर की होती है। मोस्टली हॉर्मोन्स पिट्यूटरी की जो होती है वो ट्रॉपिक हॉर्मोन्स होती है। अब देखो ट्रॉपिक हॉर्मोन्स क्या है, जो सीधे NCERT में ये होता है, वर्ड लिख देता है, उस वर्ड का हमें मतलब नहीं पता होता। देखो ट्रॉपिक हार्मोन का बेसिकली क्या हुआ, मतलब कि ये एक खुद तो है लेकिन वो दूसरे को एक्टिवेट करने का काम करता है, मतलब अपने आप से मतलब वो एक तो खुद का कैरेक्टर है, उसके बाद वो एक साथ बहुत सारे ग्लैंड्स को काम मतलब बेसिकली अपने अंदर फंक्शन में लेके आता है। वो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, ये एक हॉर्मोन्स का ग्रुप है दैट स्टिमुलेट द फंक्शन, मतलब स्टिमुलेट कर द फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस देयर पर्टिकुलर हार्मोन। मतलब ये एक ग्लैंड, मतलब एक हार्मोन्स हो गया, वो दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई अब तुम अपना रिलीज करो, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, कि ये दूसरे को ऑर्डर दे रहा है। देख रहे हो कि दूसरे ग्लैंड लाइक एड्रिनल ग्लैंड हो गई, या फिर हमारी जो भी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड, ये सब स्टूडेंट हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी टीचर हो गई, और हाइपोथैलेमस क्या हो गई? प्रिंसिपल हो गई। तो कैसे चल रहा है समझ आ गया कि एक एड्रिनल ग्लैंड है, जब हम कहीं जाते हैं, मान लो कि बहुत लोग है ना जानवर से डरते हैं, डॉगी से डरते हैं, तो चलो चल रहे डॉगी से स्नेक छोड़ दो, स्नेक देख लो, स्नेक चल रहा है, अचानक से आप चल रहे हो, स्नेक दिख गया, उससे उस पर पैर रखने से पहले, पैर तो रखो तो टाटा बाय बाय हो जाओगे आप, उससे पहले देखोगे तो डर जाते हैं, डरने के बाद आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? तेज हो जाती है बहुत ज्यादा, आप बैक मतलब पीछे पैर कर देते हो, तो वो आपका क्या होता है, तो वो एड्रिनल ग्लैंड कि वो हमारी फाइट एंड फ्लाइट वाली होती है, फियर वाली होती है, तो वो उन्होंने देखा, हमने अपनी आंखों से देखा, स्टिमुलेट गई, वो रिफ्लेक्शन वाली चैप्टर में हमने पढ़ा है, पिछले वाले चैप्टर में, कि रिफ्लेक्ट करी, उसका हमने पहले से, अभी जो नया है बिल्कुल भी उसको नहीं पता कि वो स्नेक काटेगा, जैसे बच्चे होते हैं उन्होंने पहले अपने आप को कभी रूबरू नहीं कराया स्नेक से, तो पकड़ भी लेते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि काटेगा। कब पता चलता है? जब हम बड़े होते हैं, सब बोलता है कि काट लेगा, तब हमें पता चलता है। उससे पहले तो हमें बचपन से अगर ना सिखाया जाए कि स्नेक काटती है, तो आप तो क्या करोगे, कभी पता ही नहीं चलेगा स्नेक काटेगा। तो वही हमने आइज वाली मेमोरी वाली बात करी थी कि क्या होती है, मेमोरीज जनरेट होता है। तो आंख से हमने देखा, हमें पहले से पता है कि वो स्नेक काटेगा, हमें बता रखा है लोगों ने, मम्मी पापा ने, कि वो स्नेक काट लेती है, तो हम देखे, अब हमें पता है कि वो काट लेगा, तो दिमाग में ऐसा होता है कि भाई वो तो मुझे काटेगा, हमें भागना चाहिए, तो हम भागते हैं, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, काटने की वजह से डर जाते हैं कि वो हमें काट लेगा तो मर जाएंगे, तो डरने की वजह से क्या होता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है। वो एड्रिनल ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है? हाइपोथैलेमस में दिमाग में गई कि ये हमारा मेमोरीज वाली है, हाइपोथैलेमस में मेमोरी जनरेट हुई, उसने पिट्यूटरी को क्या बोला, ऑर्डर दिया कि भाई अब तुम एड्रिनल ग्लैंड से क्या करो, उसका एड्रेनलिन रिलीज करवाओ। एड्रेनलिन रिलीज होएगी तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, पूरा पसीने पसीने हो जाओगे, डरने लगोगे। तो वही है, देखो कैसे फंक्शन हुआ, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी गई, पिट्यूटरी से क्या हुई, आपका एड्रेनलिन रिलीज हुई, एड्रेनलिन रिलीज हुई तो फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो फिर आप पीछे भागे, और फिर आप चिल्लाओगे तो आजू बाजू वाले लोग आएंगे और बेचारे स्नेक को मार देते हो, है ना, हम लोग मार ही देते हैं उसको, तो वही हो जाता है, समझ गए।
तो वही है बेसिकली, ये दोनों नोट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको नोट्स करके लिखा है, स्टार मार्क भी लिख दो इस पर, लर्निंग कर लेना है। एक साथ साइंस का यही है ना, बायोलॉजी में, वैसे हर में है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब में है, बट बायो में ना पूरा बॉडी पढ़ लोगे, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ लिए ना तो बन जाओगे डॉक्टर। हाँ वही है, देखो मैं भी अपने आप को डॉक्टर ही समझती हूँ। तो देखो पूरा एक डिटेल समझ आ गया ना कि कैसे बॉडी से हाइपोथैलेमस से लेकर लास्ट तक समझ आई, समझ आ रहा है ना। चलो नोट कर लोगे, फिर उसके बाद हम लोग पिट्यूटरी स्टार्ट करेंगे, एंटीरियर वाली। चलिए नोट कीजिए। चलो ठीक है, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी में पहला हार्मोन पढ़ना है हमें, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसको हम एसएचएच भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये लिखा नहीं था मैंने तो यहाँ पर लिख दो, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, एसटी का मतलब सोमेटोट्रोपिन है, इसका मतलब हार्मोन है, ठीक है। वो मैंने एफएसएच का लिख दिया था, ये मतलब एफआरएल वाला रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गए ये ग्रोथ हार्मोन्स और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं इसको। इसका काम क्या क्या है, फंक्शन में है बेसिकली इट कंट्रोल, यहाँ पे लिख दीजिए फंक्शन, बेसिक इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, बेसिकली हमें मतलब हाइट वगैरह का बढ़ाना, साइज वगैरह का बढ़ाने का काम है। तो कार्टिलेज और बोन्स का तो करेगा ही करेगा, कार्टिलेज और बोन्स के ग्रोथ में हेल्प कराती है और टिश्यूज के ग्रोथ में। और उसके बाद कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का भी हेल्प कराती है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट जितनी की भी मेटाबॉलिज्म होती है उसमें भी हेल्प करता है। और उसके बाद अगर एक नोट है कि ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ गई बॉडी में तो क्या क्या उससे इफेक्ट हो सकता है। देखो अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी, ज्यादा अमाउंट में रिलीज इंक्रीज है ये, ठीक है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगी, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारा डायबिटीज होती है, तो डायबिटोजेनिक इफेक्ट हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। मीठा खून हो जाएगा ना तो डायबिटिक हो जाएंगे, चांसेस हो जाते हैं डायबिटीज होने के, ठीक है, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो चलो अब हमें डिसऑर्डर पढ़ना है, 1 मिनट बस। चलिए डिसऑर्डर पढ़ना है, देखो देखो डिसऑर्डर में हमें क्या पढ़ना है, सुनाई दे रही होगी। देखो सबसे पहले डिसऑर्डर में नंबर 1 पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइपोसिक्रेशन, मतलब जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तब क्या होगा, और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगी। बेसिकली डिसऑर्डर वही होता है, जब नॉर्मल लेवल पर किसी भी चीज़ का कोई सिक्रेशन हो रहा होगा तो उसको हम डिसऑर्डर क्यों बोलेंगे, हैं। और जब नॉर्मल से ज़्यादा हो तभी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल से कम हो तभी प्रॉब्लम होती है। बीमारी तभी होती है जब आप नॉर्मली बैलेंस्ड वे में चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बैलेंस से थोड़ा बढ़ गए तब भी खतरा है, और बैलेंस से कम हो गए तभी खतरा है। तो वही है, पहले है हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, हाइपो का मतलब हुआ कम, सिक्रीशन कम हो गई, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज, इसका मतलब होता है डिक्रीज। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे इसका डिक्रीज होता है इसका मतलब, ठीक है ठीक है। इसका अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगी, तो हम नाटे पैदा हो जाएंगे, नाटे बौने हो जाते हैं, पैदा नहीं होते। रिजल्ट इन ग्रोथ हार्मोन रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ग्रोथ हार्मोन्स की रिटार्डेशन हो जाती है, तो धीरे धीरे ग्रोथ उनका अच्छे से नहीं हो पाएगा। और एडल्ट में क्या हो जाएगा, जीएच डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाती है, जो आगे जाके उसको ड्वार्फिज्म कॉज करता है, समझ रहे हो। चलिए ये हाइपोसिक्रेशन का लर्न कर लीजिए, बस ये इतना ही लिखना है। और फिर हाइपर सिक्रेशन, हर हार्मोन्स का हम हाइपर ही देखेंगे, ठीक है। नेचुरल कंडीशन में तो नॉर्मल सी ही है। चलिए देखो अब है सेकेंड वाला हमारा हाइपर सिक्रेशन, ठीक है। वो हाइपो था कम, अब ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो 2 तरीके की डिजीज होती है। एक तो नॉर्मली जैसा देखते हो कि कोई लड़के होते हैं ना कि बहुत आवश्यकता से अधिक, लड़के या लड़कियाँ आवश्यकता से अधिक बेसिकली वो बहुत लंबे हो जाते हैं, जिसको गिंगेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो गिंगेटिज्म है, तो वो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बेसिकली ये हुआ कि एक ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो गई। अब दूसरी होती है एक एक्रोमेगाली, नाम सुना होगा आपने। देखो एक्रोमेगाली ये क्या होता है, इसमें भी ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज होता है, लेकिन जितना होना चाहिए उससे और ज़्यादा हो जाता है। और होने के ये स्पेशली एडल्ट में होता है, एडल्ट में मतलब एडल्ट वाली केस मिडिल एज होती है उन सब में होता है। और ये सब में क्या होता है
कि इससे स्ट्रक्चर, जैसे कि कोई कोई होता है ना जो मोटा, मतलब हाइट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये जो आदमी मोटा होता है तो वो लंबा होता है, सॉरी मोटा नहीं, लंबा होता है तो उसका हाथ पैर लंबे, सब कुछ लंबे होते हैं। लेकिन एक्रोमेगाली में क्या होता है कि उसका एक पार्ट, बॉडी पार्ट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे बल्कीनेस हो जाती है, स्पेशली हो जाती है इसके फेस की, मतलब बॉडी तो हल्की नॉर्मल है लेकिन फेस थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो गिंगेटिज्म जैसा नहीं होता है। गिंगेटिज्म मतलब हाथ पैर सब कुछ बड़ा है, सिर विर सब बड़ा है। लेकिन ये एक्रोमेगाली केस में होता है ना, इसका फेस का जो फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ये वाली केस है, ये रिस्की केस है। एक्रोमेगाली वाली जो आपकी है, ये वाली, ये होती है जो काफ़ी खतरनाक होती है। इसको अगर अर्ली स्टेज में ना देखा जाए तो अर्ली स्टेज में नहीं, ये चेक नहीं कर पाते हम ये, उसकी वजह से क्या होता है, ये सीवियर, इसका क्या होता है, इसका सीवियर दो करता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाता है बॉडी में। हाँ, एक सीरियस हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, दूसरा प्री मेच्योर डेथ। इसका मतलब जैसे जितना प्री मेच्योर नहीं हुआ उससे पहले, मतलब डेथ होने से पहले ही मर जाता है, क्योंकि इसकी चेक अच्छे से अनचेक्ड हो जाए, तो चेक नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स। तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े तो होंगे, लेकिन बड़े होने के बाद सिर बड़ा हो जाएगा और उसके बड़े होने के होते साथ में लॉन्ग लाइफ नहीं है, मर जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि इसका मतलब ये एट द लास्ट, इसको जब बच्चे रहते हैं तो छोटे से एज में, एक छोटे बच्चे वाले एज में होता है ना, तो उनको क्या होता है कि ये बेसिकली डॉक्टर्स को पता नहीं चल पाता है, डॉक्टर को पता नहीं चल पाता है कि इसको डिजीज़ क्या है। तो इसीलिए क्या होता है, ये डॉक्टर बेसिकली पता नहीं लगा पाते हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो जब बड़ा हो जाता है तब पता चलता है। अब बड़ा होने तक तो उनके अंदर बहुत सारी कैरेक्टर्स वगैरह और हार्मोन्स वगैरह एक्स्ट्रा लेवल में हो जाती है, तो ये खतरा हो जाता है और वो मर जाता है। समझ गए? चलिए, और गिंगेटिज्म जो है वो नॉर्मली लंबे होते हैं लोग। ठीक है, चलो, सो हो गई हमारी ग्रोथ हार्मोन। अब आगे इसके आगे हमें पढ़ना चाहिए, नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, हो गया वहाँ तक। अब पी आर एल मैंने बताया था। हाँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसमें पहले ग्रोथ दिया है, फिर PRL दिया है, फिर उसमें TSH दिया है, लेकिन TSH से पहले ये ACTH पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो, ये है PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन ये क्या करता है, रेगुलेट करती है डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। और एक दो है, देखना, दो हार्मोन्स है हमारे, दो कंफ्यूज मत होना। एक है प्रोलैक्टिन जो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। आप आगे ऑक्सीटोसिन पढ़ोगे तो उसमें कंफ्यूजन आएगी आपको। ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे तो वो सिक्रीशन ऑफ मिल्क दिया है। फॉर्मेशन में और सिक्रीशन में डिफरेंस होता है, ये पता है ना आपको, कि मेमरी ग्लैंड में मिल्क का पहले बनेगी तभी तो मिल्क बाहर निकलेगी बच्चों के लिए। तो मेमरी ग्लैंड में मिल्क को बनाने का काम करता है प्रोलैक्टिन। और मिल्क बना दिया, बस वो बस बना दिया। अब उसके बाद जब बच्चे मिल्क मदर के ब्रेस्ट को क्या कहते हैं, सक करते हैं, तब उस टाइम मिल्क नहीं होती उसमें। जब बच्चे माँ के मतलब उसको होते हैं ना, ब्रेस्ट को सक करते हैं, तब उसमें दूध आता है। तो वो आता है, प्रोलैक्टिन बना के तो रखा हुआ है कि जैसे ही क्या बोलते हैं आप, लैक्टोजेनिक पीरियड आती है मदर्स की, प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद जैसे ही उनका पीरियड आता है तो प्रोलैक्टिन एक्टिवेट हो जाता है। प्रोलैक्टिन एक्टिवेट होता है और उसके बाद क्या, ये मिल्क फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। मिल्क फॉर्मेशन हो रही है, बट वो मिल्क क्या बोलते हैं, वो उनकी मेमरी ग्लैंड के बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो उसमें मेमरी ग्लैंड पढ़ना है, तो उसमें बताया हुआ है कि कितने लेयर्स होते हैं हमारे मेमरी ग्लैंड में। तो वो लेयर्स में कैसे कैसे रहते हैं, वो निपल में कब तक कैसे आता है, वो सारा उसमें दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, मतलब सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है कि स्टेप वाइज कि कौन सा पहले लेयर आता है, कौन सा पहले आता है, ट्यूब वगैरह। तो वही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिल्क, जैसे ही मदर वाली एज आई, प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद बच्चा हो गया, उसको तो मदर फीड करानी है बेबी को, तो मिल्क चाहिए। तो उस टाइम क्या होगा, अब प्रोलैक्टिन एक्टिवेट हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, प्रोलैक्टिन को एक्टिवेट करेगी। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, अब फॉर्मेशन कराना स्टार्ट करेगा, मिल्क का बनना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही बेबी सक करेगी तो अब ऑक्सीटोसिन वर्क करेगा, और ऑक्सीटोसिन काम करेगा तो क्या करेगा, वो फॉर्मेशन किया हुआ बना हुआ मिल्क मदर के ब्रेस्ट में आके थ्रू प्रोसेस होकर निपल के थ्रू बच्चे में जाएगा, बच्चे पी पाएंगे। तब वो सिक्रीशन हुआ, वो सिक्रीशन कराती है ऑक्सीटोसिन, और ये फॉर्मेशन कराती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना, इसीलिए मैं इतना डिटेल में और थोड़ा टाइम लेके मैंने बताया। देखो, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराता है प्रोलैक्टिन, इसीलिए इसको लैक्टोजेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, लैक्टोजेनिक, लैक्टो का मतलब होता है मिल्क, और जेनिक का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो मिल्क फॉर्मेशन वाले हार्मोन्स किसको बोलते हैं हम, प्रोलैक्टिन को। प्रोलैक्टिन को कौन सी हार्मोन बोलते हैं, लैक्टो
क्या कहते हैं, लैक्टोजेनिक मिल्क फॉर्मेशन वाले। अब इसको बोलते हैं मेमोट्रॉपिक। मेमोट्रॉपिक का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, डेवलपमेंट। ट्रॉपिक का मतलब होता है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट कराना। जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है ना, और ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। जैसे डिलीवरी होने के बाद ना मदर की मेमोरी ग्लैंड में और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। यंग एज में लेडीज़ वाली जो आप पहले शादी से पहले वाली एज और शादी के बाद वाली एज, तो उसमें डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे डिलीवरी हो गई तो उसके मिल्क को स्टोर करने के लिए जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ब्रेस्ट का साइज़ इन्हांस होता है। तो ये ब्रेस्ट का साइज़ इन्हांस में करने में कौन हेल्प कराएगी, प्रोलैक्टिन हेल्प कराएगी। समझ गए। चलिए अब है ACTH। ACTH का मतलब हो गया, देखो इस ACTH पूरा नाम नहीं छिपा हुआ है। ए का मतलब एडिनो, CT का मतलब कॉर्टिकोट्रॉपिक एंड हॉर्मोन्स, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन्स। ठीक है, चलो ये याद कर लिए। ये एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कौन सी, मतलब ये हार्मोन्स, ये कौन हार्मोन्स सिक्रीट करता है, ये एड्रीनल हार्मोन्स को, मतलब हार्मोन्स को जो एड्रेनलिन, ये मुझे बोलने ही नहीं आता है, एड्रीनल हार्मोन है ना, वो एड्रीनल हार्मोन्स, एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन कराती है ACTH। ठीक है, और वो भी कौन से लेयर में से, एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले लेयर में से। ये मत सोच, दो है ना हमारे एड्रीनल ग्लैंड में, एड्रीनल मेडुला अंदर वाली, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टिकल वाली जो हो, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला जो आपका जो हार्मोन्स होंगी वो सारे ACTH रिलीज करवाते हैं, सिंथेसिस और सिक्रेशन दोनों कराता है। चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए चलो देखिए, अब ACTH वही है, स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारा ACTH स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड का कौन सा पोर्शन, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स मुझे बोलना पड़ेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स है, और वो सिंथेसिस, मुझे हमेशा से प्रॉब्लम है, जब से मैं पढ़ रही हूँ ना तब से मुझे थोड़ा सा बोलने में टंग का जो होता है ना, वो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है, मैं सुधार लूँगी, हौसो मत। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, सिंथेसिस और सिक्रेशन दोनों कराता है ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स का। ये स्टेरॉयडल हार्मोन जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को मतलब कॉर्टिसोल हमारा नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो उसी को ये सिंथेसिस भी कराता है, सिक्रेशन भी कराता है। और कॉर्टिसोल क्या होता है, ये हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन है। ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन का मतलब क्या हुआ, हम क्या समझते हैं इससे, लाइफ सेविंग हार्मोन जैसे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले बताया मैंने क्या, कि जैसे हमें कोई वो जो डर लग जाती है, स्नेक वगैरह देख लेते तो डर लग जाती है, तो हमारे हार्ट बीट वगैरह तेज हो जाती है, सब ब्लड प्रेशर सब उथल पुथल हो जाता है। तो उथल पुथल हो जाता है तो उसमें क्या, उस कंडीशन में हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को। जिसका दिल कमज़ोर होता है वो किसी चीज़ को देखने से या किसी चीज़ को सुनने से, जिससे उसकी एड्रिनल ग्लैंड उसका हाइपर हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और वो लोग मरने के चांसेस होता है। तो वही कॉर्टिसोल जो होती है, नेचुरल कॉर्टिसोल, वो हमारे बॉडी को बैलेंस करता है कि ज़्यादा धक बहुत हो गई तो उसको जल्दी से वो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा कि भाई इसको कुछ हो ना जाए, नहीं तो पता चला कि उसको देख के किसी चीज़ को डर के बारे में देखना। इसीलिए बोलता है कि जो इंसान हार्ट प्रॉब्लम है उसको बोलता है कि आप हॉरर मूवी वगैरह मत देखो, चाहे ऐसी चीज़ मत देखो जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह पड़े, दिल के दौरे पड़ जाएंगे और उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो वो बॉडी हमारा खुद से, हमारी बॉडी में पूरा अपने आप अगर आप बैलेंस करके रखो तो बॉडी में बाहर से मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर चीज़ क्योर हो जाती है हमारी। लेकिन अभी के ज़माने में क्या होता है ना कि हम इतने ज़्यादा जो भी खाना भी खाते हैं, नॉर्मल एक हेल्दी पोर्शन भी चाहेगा कि बाहर का खाना कुछ भी ना खाऊं, फिर भी अभी के चावल दाल राशन वगैरह में इतने केमिकल्स होते हैं कि कितना भी धो के खा लो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो ही जाएगी। तो वही प्रॉब्लम है कि वही प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को जनरेट हो जाता है उसके अंदर, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ी डिफेक्ट क्या है कि आपका ये हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है कि कॉर्टिसोल जो होती है हमारी, हाँ, तो वो कॉर्टिसोल क्या होता है कि आपका बेसिकली हेल्प कराती है आपका नॉर्मल बैलेंस करने में, मेंटेन करने में। समझ आ गया। चलिए यहाँ तक समझ गए, चलो आगे लिख लेते हैं। चलो ठीक है, देखिए अब क्या है, TSH का मतलब हुआ हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को क्यों स्टिमुलेट करेगा, थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए। ठीक है, थायरोक्सिन रिलीज करेगी वो T3 T4 आगे हमें पढ़ना है TSH में, तो वो पूरा पढ़ेंगे। थायराइड वाला है ना हार्मोन, उसमें पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड में रिलीज करता है T3 T4। ये कंट्रोल करता है बेसिकली BMI। यहाँ तक ही रहने दो, पूरा डिटेल पढ़ेंगे वो चैप्टर टॉपिक पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड, तो उसमें पढ़ेंगे। हाँ,
थायराइड हार्मोन। आइए अब है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन में 2 है, LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको मैंने मेल में पढ़ाया, फिर हम फीमेल में पढ़ेंगे। दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन भी होगा। तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल पे। लेडिक सेल को क्या स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेगी, हाँ। और टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को बनाना। और फिर दूसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, स्पर्म बनता है और उसके बाद जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं जैसे बियर्ड बनाना, फिर उसके बाद प्यूबिक हेयर, बियर्ड, वॉइस, वोकल कॉर्ड का हार्ड मतलब लाउड होना, मीन्स वोकल कॉर्ड होती है थोड़ी लाउड ही हो जाती है, बेबी साउंड, तो वो सब होना, वो सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में होता है। ये दोनों हमें जब रिप्रोडक्शन पढ़ूंगी तो मैं पढ़ाऊंगी तो मैं पूरा क्लियर से बता दूंगी, यहाँ पे बस इतना ही याद कर लो। और इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो सटोली सेल है। सटोली सेल ये करता है बेसिकली स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, मतलब इसने स्पर्म बना दिया और स्पर्म बनाने के बाद जितने भी मैच्योर करने के कैरेक्टर्स आएंगे तो वो सटोली सेल फंक्शन करेगा। सबसे पहले है ल्यूटेनाइजिंग सेल, स्पर्म बनाया, ल्यूटेनाइजिंग सेल ने लेडिक सेल पे वर्क करा, लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करी और टेस्टोस्टेरॉन ने स्पर्म बनाया। स्पर्म बनने के बाद FSH उसको मैच्योर कराएगा, उसका आगे का देखभाल मदर, इसीलिए इसको ये नर्सिंग सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये आगे जाके पूरा केयर करती है, मम्मी के जैसे पूरा उसको ध्यान देगा, खाना पीना देगा और उसके बाद क्या करेगा? उसको बड़ा करेगा, मैच्योर कराएगा। ठीक है, समझ गए? ये LH FSH का कैरेक्टर मेल में आप समझ गए। अब हम फीमेल में पढ़ेंगे, नोट कर लो। चलो देखो, फीमेल में क्या है? LH और FSH। LH स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब एक का रिलीज फॉर्मेशन होना ओवरी में, और उसके बाद ओवुलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का बनाना, कॉर्पस ल्यूटियम का बनाने के बाद क्या? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना भी। मैंने साथ में इसलिए लिखा, बीच में ये लाइन क्यों जोड़ी? देखो, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होएगा तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता ही है, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पर लिख दिया। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन तीनों का क्या करता है? ये बेसिकली सिंथेसिस, सिक्रीशन भी कराता है। ये तीनों LH कराता है फीमेल में, और FSH बेसिकली क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कराता है और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराता है। समझ गए? चलिए, ये हो गया। अब इनहिबिन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे पास आया इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है बेसिकली? ये इनहिबिट करने का कैरेक्टर, जैसे फॉर्मेशन हो गई और LH FSH के तो उसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, मतलब उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने का कैरेक्टर है वो इनहिबिन करता है। उसके फ्लो चार्ट में मैं बता देती हूँ कि वो क्या करता है, फिर उसके बाद ही हमारी एंड हो जाएगी। फिर हमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ना है। फिर आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड तक ही रहने देंगे, काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। फिर पिट्यूटरी ही था, एक पिट्यूटरी ज़्यादा बड़ा है, फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, फिर एडिनल ग्लैंड है। तो लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हार्मोन्स वाली चैप्टर बेसिकली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक तो नीड व्यू से पढ़ रहे हो, मतलब एक डॉक्टर बनने की है। एक अगर चलो इन केस फ्यूचर में अगर आप मान लो कि बहुत बच्चे होते हैं ना कि हाँ मुझे डॉक्टर नहीं बनना, रिसर्च सेंटर जाना है, या फिर क्या होते हैं, बायो एक ऐसा चीज़ है ना जिसको आप बेसिक नॉलेज में भी बहुत ला सकते हो। तो बेसिक नॉलेज के लिए BSc करेगा तो उसमें भी डिटेल, BSc में हमारी अगर जूलॉजी लेते हो तो पूरा डिटेल पढ़ना होता है। तो अगर आपको 12th लेवल वाला अगर बायो अच्छे से पढ़ लिए तो आपको उतना डिटेल पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होएगी। बेसिकली ये ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। देखो, कुछ ऐसा फ्लो चार्ट है, ये आपको कुछ फील हो रहा, दिख रहा होगा। ये हमारी कौन सी पोर्शन होती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हमारी है पिट्यूटरी। ठीक है, दोनों सेम कलर था तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको ब्लैक से कर दे रही हूँ। ये इनहिबिट लिखा होता है, इनहिबिट है। ठीक, देखो, इनहिबिट करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारी PRL निकली थी, जो हमारी किस चीज़ के लिए? लैक्टेशन के लिए निकली थी, और इसी से LH और FSH निकला था। ठीक है, अब देखो क्या है, जब ये उस केस में दिखाया हुआ है, जब हमारा प्रेगनेंसी वाले केस में, तो क्या हो जाएगी कि जब PRL बना इसके बाद क्या होता है, इसका बैकफायर, कि यहाँ से इनहिबिट निकला हाइपोथैलेमस से, तो फिर बैकफायर। पहले तो नॉर्मल केस चल रही थी, जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था LH FSH, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था। लेकिन अभी मैंने स्टॉप क्यों लिखा है? रीज़न है कि ये इनहिबिट जा रहा है तो GnRH पे अटैक करेगी, तो जिसकी वजह से GnRH रिलीज होना बंद हो जाएगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा बंद हो गया, तो ये गोनाडोट्रोप्स को निकालना कम कर देगा। ये LH FSH जो है
उसका क्या होगा, आपका रिलीज ही नहीं हो पाएगी, ये आपका फंक्शन नहीं हो पाएगा। ये फंक्शन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वो किस रेस में होता है, 6 महीने के लिए जो रुकती है ना केस में, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जब लैक्टेशन पीरियड होता है, तो उसी केस में जहाँ पे लैक्टेशन हो रहा है। समझ गए, समझ आया, दोबारा बता दूँ। ये था हमारा हाइपोथैलेमस, जिसमें से जीएनआरएच रिलीज हो रही थी, पहले चल रही थी, जीएनआरएच रिलीज हुई, जीएनआरएच रिलीज हुई, तो जिसकी वजह से ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया तो जीएनआरएच हमारा निकला, एलएच और एफएसएच निकाला, जिसकी वजह से एलएच एफएसएच नॉर्मल पीरियड चला रहा था। लेकिन अब हमने यहाँ पे पीआरएल निकल रहा है, पीआरएल फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन हो रही है। मिल्क का प्रोडक्ट फॉर्मेशन कब होएगा, जब प्रेग्नेंट रहेगी, प्रेग्नेंट नहीं, जब डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद में मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मिल्क डिलीवरी होने से कुछ दिन पहले से शायद नहीं, हाँ, जैसे प्रेग्नेंट मतलब जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ जाता है तो उसके बाद जो मिल्क लैक्टेशन पीरियड होती है तो उस पेज में मिल्क का प्रोडक्शन हो जाएगा, मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मिल्क का फॉर्मेशन जब तक हो रहा है तब तक के केस में क्या है, ये इनहिबिन एक्ट दोबारा रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब इनहिबिन जो हार्मोन्स जो हमने अभी पढ़ा, इनहिबिन जो एस्ट्रोजन से निकलते ये एलएच निकाली थी, तो उससे दोबारा से इनहिबिट कर देगी जीएनआरएच को, वो अगेंस्ट बैक फायर करेगी और इनहिबिट जीएनआरएच को जब रिलीज होना बंद हो गया तो जीएनआरएच एलएच और एफएसएच को तो स्टिमुलेट ही नहीं होने देगी। तो एलएच और एफएसएच से क्या हो गया, कनेक्शन कट गया, तो कनेक्शन कट गया तो एलएच एफएसएच तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, खत्म, कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बन रहा और ओवुलेशन ही नहीं हो रहा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होएगा, समझ गए। चलो, सो एंटेरियर पिट्यूटरी हमारी हो गई ख़त्म, कंप्लीट हो गई, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हमारी एंटेरियर। अब पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, उसमें दो जो हमारा जो नॉर्मल सा वेसोप्रेसिन था, ऑक्सीटोसिन, वो दोनों पढ़ लेंगे, फिर एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कंप्लीट हो गई। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, ठीक है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस पहले ही बताया था मैंने। इसमें बस क्या होता है, स्टोर होती है और यहाँ से सिक्रीट होता है, यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होती है। ये होगी, ये पहले लिखवा रखा है, दो हार्मोन्स लिखवाए थे हमने, एक वैसोप्रेसिन दूसरा ऑक्सीटोसिन, दोनों का फंक्शन लिखना है। वैसोप्रेसिन को एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एक्सक्यूज मी। इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहाँ, स्वेट ग्लैंड और नेफ्रॉन पे, मतलब वैसोप्रेसिन का रिसेप्टर है जो प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड और नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है। और डिजिटल कन्वर्टर ट्यूबल्स बोलते हैं। और उसके बाद इंक्रीज करता है, ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, पानी और साल्ट का एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा करा सकते हैं ये कराता है। अगर ये पानी की कमी है, ऑक्सीटोसिन या हमारे वैसोप्रेसिन की कमी हो गई, मतलब ये अच्छे से काम नहीं किया, तो क्या हो जाएगी, हमारी एक डिजीज़ हो जाएगी जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिटस। तो ये कंट्रोल कर, ये याद रखिएगा, डायबिटीज इंसिपिटस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच की डेफिशिएंसी से क्या होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच की हाइपोसिक्रेशन मीन्स कम, एडीएच की क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो हमारा क्या, कौन सी डिजीज हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिटस, याद कीजिए। अब दूसरा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। दो जगह पे कराता है बेसिकली, एक मेमरी ग्लैंड पे, दूसरा यूट्रस पे। यूट्रस में कब कराता है, बर्थ हार्मोन। यूट्रस में जब आपकी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में क्या होते हैं, एक तो बेबी मसल्स को ये पुल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और दूसरा यूट्रस हमारा खुद का यूट्रस कराता है। अब मेमरी ग्लैंड में क्या करता है, ये बताया था मैंने, प्रोलैक्टिन सिंथेसिस कराती है ब्लड मिल्क की, और उसको रिलीज कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन, समझ गए। देखो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, मिल्क इजेक्शन का मतलब रिलीज हार्मोन, मिल्क रिलीज हार्मोन कौन है हमारी, मेमरी ग्लैंड, सॉरी ऑक्सीटोसिन, मेमरी ग्लैंड से, समझ गया। सो नोट कर लो इसको, चलिए नोट कीजिए। हो गया, चलो। सो रहने देते हैं आज तक, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो रहने दो इसको, इतना ही रहने देते हैं। और इसके बाद आगे वाला ये 2-3 हार्मोन से जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, तो इसमें से एक ये था क्योंकि ये मेन था, पिट्यूटरी वाली हार्मोन से हमारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हमने कवर करी। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एंड आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। चलो, सो रब कर दो, यहीं पर लिख दे रही हूँ, रब करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, और अपना प्यार ऐसे ही बढ़ाते रहो,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना कर सकते हो करो, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।